हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आप सभी का बहुत वेलकम है ऐसे क्लासेस में। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है ईपीएफ यानी कि एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड एंड मिसलेनियस प्रोविजंस एक्ट 1952। आज हम प्रोविडेंट फंड एक्ट के बारे में पूरे डिटेल्स में देखेंगे विद सेक्शंस एंड पूरे एक्ट को कवर करने की कोशिश करेंगे, जिसमें मैं आपको डिटेल्स में एक्ट भी बताऊंगी और उसके साथ हम लोग सम भी सॉल्व करेंगे। और वीडियो को बहुत ही अच्छे तरीके से कॉन्सेंट्रेट होकर देखना, क्योंकि वीडियो के लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगी जो कि इसी वीडियो से रिलेटेड होगी। ओके, तो चलिए क्लास शुरू करते हैं। एक्ट को हम लोग कवर करेंगे विथ अमेंडमेंट्स। जो भी चेंजेस हुए हैं वो भी मैं आपको साथ साथ बताते चलूँगी। सबसे पहले बेसिक इस एक्ट का अगर हम देखें तो ये एक्ट सोशल सिक्योरिटी एक्ट है। पूरे समाज को सिक्योरिटी देने के लिए, वेलफेयर देने के लिए आया है, ठीक है। और ये एक्ट 3 स्कीम्स प्रोवाइड करता है। सबसे पहला है एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड स्कीम 1952। प्रोविडेंट फंड क्या है? प्रोविडेंट फंड जिसमें एम्प्लॉयर एम्प्लॉय मिलकर पैसा देते हैं। रिटायरमेंट प्लान, रिटायरमेंट के टाइम पे पैसा, एक अच्छा फ्यूचर, एक बेटर फ्यूचर देने के लिए प्रोविडेंट फंड स्कीम लाया गया, ठीक है, 1952 में। ये एक्ट उसको कवर करता है। इसके साथ ही इसमें और एक्ट आया जिसे हम ईपीएस कहेंगे, यानी कि एम्प्लॉयज़ पेंशन स्कीम। ये पेंशन क्या है? तो जब रिटायरमेंट हो जाती है उसके बाद हर मंथ कुछ पैसा मिले, जिससे जो पर्सन है उसे कोई प्रॉब्लम ना हो पैसे रिलेटेड, तो ये पेंशन स्कीम भी इसी एक्ट के अंदर कवर्ड है। और थर्ड वन है द एम्प्लॉयज़ डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस स्कीम, जो कि 1976 में है। इसमें एम्प्लॉय अपने आप को इंश्योर्ड करता है, यानी कुछ पैसे वहाँ जमा होते हैं जिससे इनको इंश्योरेंस मिले। तो ये है तीनों एक्ट का काम, और हम डिटेल्स में देखेंगे आगे कि ये एक्ट का क्या क्या काम है और इसमें क्या क्या बेनिफिट मिल सकता है। अब हम देखते हैं एप्लीकेबिलिटी। ये एक्ट एप्लीकेबल है होल ऑफ इंडिया में, एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर जो था वो अब अमेंडमेंट में हट गया है, 2020 के अमेंडमेंट में हट गया है। तो अब पूरे इंडिया में ये एक्ट कवर्ड है। किस किस फैक्ट्री में ये एक्ट होगा? हर वो फैक्ट्री जो स्केड्यूल 1 में आता है और जहाँ पे 20 या उससे ज़्यादा पर्सन काम करते हैं, वहाँ पर ये एक्ट एप्लीकेबल होगा। 20 या उससे ज़्यादा पर्सन अगर पिछले 12 महीना में काम किए हों, अगर सपोज़ किसी भी जैसे ये एक्ट एप्लीकेबल हो गया, चलने लगा, और अब 20 मेंबर नहीं है, उससे कम हो गए, तो भी ये एक्ट चलेगा, ये एक्ट बंद नहीं होगा। मतलब एक बार स्टार्ट हो गया तो वो कंटिन्यूस रहेगा। सीजी का मतलब है सेंट्रल गवर्नमेंट। मैंने पूरे एक्ट में यहाँ पे शॉर्ट में सीजी लिखा है, जिसका मतलब है सेंट्रल गवर्नमेंट। और भी किसी फैक्ट्री को अगर सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो वो 2 मंथ्स का नोटिस देकर वहाँ पे भी ये एक्ट एप्लीकेबल कर सकती है। स्केड्यूल 1 के तो हर फैक्ट्री में एप्लीकेबल है ही, और भी अगर सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो वो नोटिफिकेशन देंगी ऑफिशियल गैजेट में, और वहाँ भी एप्लीकेबल हो जाएगा, लेकिन 2 मंथ्स का टाइम दिया जाएगा। फिर एप्लीकेबल टू माइन, जितने भी माइन होते हैं वहाँ पे एप्लीकेबल है ये एक्ट। अदर देन कोल माइन, जो कोयला की खदान होगी वहाँ पर ये एक्ट एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि वहाँ पर कोई और एक्ट एप्लीकेबल है। वेलफेयर स्कीम, ये एक्ट क्यों लाया गया था? बेसिकली वेलफेयर सोचकर, फ्यूचर ऑफ एम्प्लॉयज़ के फ्यूचर को ध्यान में रख के कि उनका फ्यूचर भी बेटर हो, वो इतना दिन काम कर रहे हैं, उनका फ्यूचर रिटायरमेंट के बाद ये बेटर हो, इसके लिए ये एक्ट आया। पोस्ट रिटायरमेंट स्पेशली सोच के, यानी रिटायरमेंट के बाद। फिर अर्निंग लेस देन या इक्वल्स टू ₹15,000 पर मंथ, उसी के ऊपर ये एक्ट एप्लीकेबल है। जो भी एम्प्लॉई 15,000 या उससे कम अर्न कर रहे हैं उनके ऊपर ये एक्ट एप्लीकेबल है। नेक्स्ट, अब हम देखेंगे ये एक्ट कहाँ कहाँ एप्लीकेबल नहीं है। कोऑपरेटिव सोसाइटी इफ़ लेस देन 50 एम्प्लॉय, हर वो कोऑपरेटिव सोसाइटी जहाँ पर 50 एम्प्लॉय से कम काम करते हों, विदाउट एड ऑफ पावर, यानी बिना पावर के, सप्लाई के, अगर 50 या उससे कम मेंबर काम कर रहे हो तो वहाँ पर ये एक्ट एप्लीकेबल नहीं होगा। सेटअप सीजी एंड एसजी अदर बेनिफिट। सीजी का मतलब है सेंट्रल गवर्नमेंट, एसजी का मतलब है स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट ने कुछ और सेटअप किया है दूसरे बेनिफिट्स के लिए कहीं पे, तो वहाँ पे भी ये एक्ट नॉट एप्लीकेबल हो सकता है। बेसिक वेजेस अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन बी, जहाँ पे भी सेक्शन 2 हो वहाँ पर उस एक्ट के डेफिनीशंस होते हैं। हर एक्ट के डेफिनेशन उसके सेक्शन 2 में कवर्ड होते हैं। तो अब हम देखते हैं वेजेस का डेफिनेशन। ऑल एमोल्यूमेंट्स अर्नड बाई एम्प्लॉय को जितने भी तरीके के एमोल्यूमेंट्स मिल रहे हैं सारे ही आइदर ऑन ड्यूटी और लीव, या तो वो काम कर रहा हो उस टाइम या फिर वो काम नहीं कर रहा हो उस टाइम, जो भी एमोल्यूमेंट्स मिल रहे हैं वो सब बेसिक वेजेस के अंदर में आते हैं।
बट डज नॉट इंक्लूड, लेकिन क्या नहीं आता है? सो कैश वैल्यू ऑफ फूड, फूड के लिए जो पैसा दिया जा रहा है वो, DA यानी कि डियरनेस अलाउंस, HRA हाउस रेंट अलाउंस, ओवरटाइम के लिए पैसा, बोनस, कमीशन, एनी गिफ्ट, ये सारी जो चीज़ें हैं वो बेसिक वेजेस में इंक्लूड नहीं है। और इनको छोड़ के सारी चीज़ें चाहे वो ड्यूटी में मिले चाहे लीव में मिले वो बेसिक वेजेस में आती हैं। ठीक है, अब मैंने आपको इंक्लूड और डज नॉट इंक्लूड इसलिए बताया है क्योंकि MCQ में आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो इसको अच्छे से देखना, रिवीजन करना ज़रूरी है। फिर एम्प्लॉय जो कवर्ड है 2 सबसेक्शन F में। सो ये एम्प्लॉय का डेफिनेशन इंक्लूसिव है, मतलब टोटल बता दिया गया है, एक्सक्लूसिव नहीं है। एक्सक्लूसिव मतलब बाहर से भी कुछ और आ सकता है, इंक्लूसिव मतलब उसमें पूरा कवर्ड है। सो ये डेफिनेशन इंक्लूसिव है, इसके ऊपर भी क्वेश्चन बनता है कि डेफिनेशन क्या है, इंक्लूसिव है या एक्सक्लूसिव है। सो इंक्लूड्स पार्ट टाइम एम्प्लॉय एंड स्वीपर वर्किंग फ्यू डेज। एम्प्लॉय में पार्ट टाइम एम्प्लॉय अगर वो कोई है तो उसे भी इंक्लूड किया जाएगा। स्वीपर जो झाड़ू लगाते हैं उनको भी इंक्लूड किया जाएगा। पार्टनर्स ऑफ फर्म वर्किंग एंड ड्रॉइंग सैलरी इन मंथ्स नॉट एम्प्लॉयज़। किसी फर्म के, किसी पार्टनरशिप फर्म के पार्टनर्स को जो सैलरी उठा रहे हैं उन्हें एम्प्लॉय नहीं माना जाएगा। एक्सीड 50,000 नॉट एम्प्लॉय, जो 15,000 से ज़्यादा अर्न कर रहे हैं वो एम्प्लॉय नहीं माने जाएंगे। और सुपर एनुएशन का मतलब होता है 58 ईयर्स ऑफ एज। ठीक है, 58 साल की उम्र को सुपर एनुएशन कहा जाता है, कवर्ड है 2II में। सो ये था एम्प्लॉय बेसिक वेजेस का डेफिनेशन। और भी डेफिनेशन है जैसे कि एम्प्लॉयर। सो एम्प्लॉयर कौन होता है ये मैंने हर एक्ट में सेम ही देखा है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे कवर नहीं कराया, आप और एक्ट से कवर कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि फैक्ट्री के ओनर, सुपरवाइज़र, मैनेजर, ये लोग एम्प्लॉयर होते हैं। सो इसको मैंने कवर नहीं किया है। और ऑथोराइज्ड ऑफिसर कौन होते हैं, तो ये भी जो हर एक्ट में है पूरा सेम, आप जो मेरे दूसरे एक्ट में जो पढ़ रहे हो डेफिनेशन वो ही सेम रहेगा, बाकी जो इंपॉर्टेंट है वो मैंने आपको बता दिया। चलिए अब आगे देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है इन्वेस्टमेंट। ठीक है, इन्वेस्टमेंट क्या है? सो कंट्रीब्यूशन टू फंड इन्वेस्टेड बाय बोर्ड ऑफ ट्रस्टी। अब एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड जो है एक फ़ंड बनता है, ये फ़ंड कौन बनाता है? सो ये फ़ंड बनाता है एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय अपने पैसे को मिलाकर, और भी फंड्स आते हैं। ठीक है, सो कौन देते हैं फंड में पैसा? ट्रस्टी, फिर सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट। तो वही कह रहे हैं कि बोर्ड ऑफ ट्रस्टी इन्वेस्ट करेंगे कंट्रीब्यूशन टू फंड में। मेंबर्स गॉट इंटरेस्ट एज पर गवर्नमेंट रेट, और किस रेट से मेंबर्स को इसका इंटरेस्ट मिलेगा, जैसे PF का होता है ना कि इस रेट से PF का पैसा ऐड होगा उसमें, तो ये रेट ऑफ इंटरेस्ट जो गवर्नमेंट डिसाइड करेगी उस रेट से मिलेगा। नॉन रिफंडेबल एडवांसेस, कुछ पैसे जो एडवांस के रूप में दिए गए हैं वो नॉन रिफंडेबल होते हैं। वो कौन कौन से हैं? LIC प्रीमियम, टेम्पररी क्लोजर ऑफ फैक्ट्री मोर देन 15 डेज, हॉस्पिटलाइजेशन का खर्चा, एम्प्लॉय प्लस उसके फैमिली का फॉर मोर देन 1 मंथ, 1 मंथ से ज़्यादा का अगर हॉस्पिटलाइजेशन का खर्चा दिया गया है। सो ये सब एडवांसेस नॉन रिफंडेबल हैं, वो कट जाएंगे उसी में। सेल्फ मैरिज, सन डॉटर सिस्टर ब्रदर मैरिज, पोस्ट मैट्रिकुलेशन ऑफ सन और डॉटर, अगर आगे की स्टडी हो मैट्रिकुलेशन के बाद की सन या डॉटर की। प्रॉपर्टी डैमेज फॉर नेचुरल कैलामिटी, प्राकृतिक आपदा के वजह से अगर प्रॉपर्टी डैमेज हो गई उसकी जो मेंबर को दिए जाएंगे वो नॉन रिफंडेबल होगा। ठीक है, वो कट गया तो कट गया। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं फुल विड्रॉल की। फुल विड्रॉल ऑफ अमाउंट प्लस इंटरेस्ट। एक होता है पूरी तरीके से पैसे निकाल लेना फंड से, एक होता है हाफ पैसा निकालना, पार्शियल पैसा निकालना, वो मैं आपको अभी और डिटेल्स में बताऊंगी। यहाँ पे देखते हैं तो फुल विड्रॉल आपको कब मिल सकता है अमाउंट और इंटरेस्ट का? डेथ, परमानेंट डिसेबिलिटी, पूरी तरीके से चोट लग जाना, अब काम करने के लिए एबल नहीं रहना, सुपर एनुएशन 58 ईयर्स ऑफ एज, रिट्रेंचमेंट यानी जब एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को काम से निकाल देता है, सेटल अब्रॉड, अब्रॉड में कहीं काम करने लगे, वॉल्यूंटरी रिटायरमेंट, अपनी इच्छा से रिटायरमेंट ले लिया, डिस्चार्ज कर दिया गया अंडर इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट, या ट्रांसफ़र दे दिया कोई ऐसे इस्टेब्लिशमेंट में जहाँ पे PF नहीं है उस फैक्ट्री में, तो उस टाइम पे फुल विड्रॉल मिल सकता है अमाउंट प्लस इंटरेस्ट के साथ। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं सेंट्रल बोर्ड जो कि कवर्ड है सेक्शन 5A में। सेंट्रल बोर्ड क्या है? सो सेंट्रल गवर्नमेंट कंस्टिट्यूट करेगी सेंट्रल बोर्ड एज अ बॉडी कॉर्पोरेट। बॉडी कॉर्पोरेट का मतलब क्या होता है? कंपनी जैसे फॉर्म होती है वैसे ही बनाएगी सेंट्रल बोर्ड। इसके मेंबर्स कौन कौन होंगे? एक चेयरमैन, एक वाइस चेयरमैन, सब सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करेंगे। सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स 5 होंगे, स्टेट गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स 15 होंगे जो स्टेट को रिप्रेजेंट करेंगे।
एम्प्लॉय की तरफ से जो एम्प्लॉयज़ को रिप्रेजेंट करेंगे पर्सन वो 10 होंगे और जो एम्प्लॉयर्स को रिप्रेजेंट करेंगे ऐसे पर्सन 10 होंगे। ठीक है, सो इन सबको मिला के एक बोर्ड कंस्टिट्यूट होगा और इस बोर्ड का ऑडिटिंग भी होगा। कौन ऑडिट करेगा? बाय C&AG यानी कि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। और जो भी रिपोर्ट आएगा वो सेंट्रल गवर्नमेंट को भेजा जाएगा, इसका रिपोर्ट फिर सेंट्रल गवर्नमेंट चेक करेगी। ठीक है, सो वो किसका ऑडिट करेंगे? फंड का। अब सेंट्रल बोर्ड के साथ साथ एग्जीक्यूटिव कमेटी भी बनेगी 5AA में। सो इसको भी CG कॉन्स्टिट्यूट करेगी, इसके भी कुछ मेंबर्स हैं। ठीक है, सो ये सारे मेंबर्स जो हैं सेम जैसे यहाँ पे है वहाँ पे रहेगा, लेकिन इससे कम रहेंगे। इसी तरीके से एक स्टेट बोर्ड बनाएगा स्टेट के लिए, जो कि कवर्ड है सेक्शन 5 सबसेक्शन B में। और सब सेंट्रल गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूट कर रही है। सेंट्रल गवर्नमेंट सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टी भी बनाएगी। ठीक है, इन सब का काम क्या होगा? तो ये सारे जो हैं वो फंड को मैनेज कर रहे हैं और फंड से जो जो देना है पैसा वगैरह इन सब का वो देखभाल कर रहे हैं, किसको पैसा मिला नहीं मिला, ये सब इनका ये काम है आपस में मिलके। और जो स्टेट बोर्ड बनेगा वो CG + SG यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट दोनों आपस में कंसल्ट करके फिर इसे बनाएंगे। सो ये थी इसके अंदर में कमिटीज़। सो अब इस एक्ट का सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक एम्प्लॉयज़ PF स्कीम। ये एम्प्लॉयज़ का जो प्रोविडेंट फंड स्कीम है, ये फ़ंड एडमिनिस्ट्रेटेड किया जाता है बाय CG, जो अभी तक हम देख रहे हैं फ़ंड मैनेज करेगा सेंट्रल गवर्नमेंट। और इसके लिए इतने सारे बोर्ड बनाए गए हैं जो इन सब रिलेटेड मैटर्स देखेंगे और इसका ऑडिटिंग भी होगा। सो इसमें कंट्रीब्यूशन कैसे जाएगा अकॉर्डिंग टू सेक्शन 6, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है इस एक्ट का। सो एम्प्लॉय देंगे 12% ऑफ बेसिक सैलरी प्लस DA। बेसिक सैलरी और DA दोनों को मिला के, DA का मतलब है डियरनेस अलाउंस। सो बेसिक सैलरी और डियरनेस अलाउंस इन दोनों को जोड़ के इसका जो 12% आएगा वो एम्प्लॉय कंट्रीब्यूट करेंगे। कहाँ कंट्रीब्यूट करेंगे? PF फंड में। ठीक है, और एम्प्लॉयर कितना करेंगे? 12% ऑफ बेसिक सैलरी प्लस DA। एम्प्लॉय अलग से करेंगे, एम्प्लॉयर अलग से करेंगे, जो भी सैलरी मिलता है एम्प्लॉय को उसका 12%। और ये जो 12% है ना, ये बढ़ जाएगा 2 भाग में, यानी एक 8.33% और दूसरा 3.67%। सो 8.33% एम्प्लॉयर का, एम्प्लॉय का पूरा पैसा PF में जा रहा है, एम्प्लॉयर का पैसा बढ़ गया 2 भाग में। पहला 8.33% जा रहा है EPS अकाउंट में। EPS का मतलब क्या होता है? एम्प्लॉयज़ पेंशन स्कीम, जो कि अभी हम आगे देखेंगे। सो EPS में जाएगा 8.33%, मैक्सिमम 1250 रुपये पर मंथ। और जो बैलेंस बचेगा यानी 3.67% वो जाएगा EPF अकाउंट में। ठीक है, तो ये रहेगा कंट्रीब्यूशन, बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक। फिर अपील। सो अपील सेक्शन 7, अच्छा इसमें अमेंडमेंट्स आते रहते हैं। ठीक है, तो अभी करेंट रेट ये चल रहा है। फिर अपील की अगर हम बात करें, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट ने कुछ नोटिफिकेशन दिया, उससे अगर कोई भी पर्सन परेशान है, एग्रीव्ड है, तो वो 60 दिनों के अंदर में ट्राइब्यूनल से अपील कर सकता है अंडर सेक्शन 7। नेक्स्ट अब हम देखते हैं एम्प्लॉयज़ पेंशन स्कीम यानी कि EPS। इसके पहले हमने EPF स्कीम देखा सेक्शन 6 में। अब 6A में देखते हैं एम्प्लॉयज़ पेंशन स्कीम। ठीक है, सो एम्प्लॉयज़ पेंशन स्कीम क्या है ना, इसके पहले था फैमिली पेंशन स्कीम 1971। अब 1971 के एक्ट को कन्वर्ट करके 1995 में ये एक्ट बन गया एम्प्लॉयज़ पेंशन स्कीम। मतलब फैमिली स्कीम हटके, फैमिली हटके एम्प्लॉय आ गया, यानी एम्प्लॉय पेंशन स्कीम बन गया 1995 में। इसके पहले कौन सा एक्ट था? फैमिली पेंशन स्कीम 1971। सो ये कंपलसरी है, जो भी पर्सन कवर्ड थे अंडर फैमिली पेंशन स्कीम 1971, तो वो सारे इस एक्ट के लिए, जो पुराने थे वो तो अब नए में ऑलरेडी कन्वर्ट हो गए। और पर्सन न्यू ज्वाइनिंग, जो भी न्यू, जब एक्ट आया था 1995 में, तो उस टाइम जो न्यू ज्वाइनिंग थे वो भी इस एक्ट के अंदर कवर्ड हो गए। ठीक है, तो ये दोनों पर्सन के ऊपर ये कंपलसरी है। वेज सीलिंग इंक्रीज फ्रॉम 6,500 टू 15,000। पहले इसका लिमिट था 6,500, फिर चेंज होके 15,000 हो गया। मतलब 15,000 लिमिट है, 15,000 या उससे कम होगा तो ही इस एक्ट के अंदर कवर्ड होंगे। मिनिमम 10 ईयर ऑफ सर्विस इज रिक्वायर्ड फॉर पेंशन। ठीक है, 10 ईयर्स की सर्विस जरूरी है। देन मंथली पेंशन कब से शुरू होगी? सो सुपर एनुएशन और 58 ईयर्स अगर पहुंच जाए तो, रिटायरमेंट हो जाए तो, परमानेंट टोटल डिसेबलमेंट हो जाए तो, डेथ हो जाए ड्यूरिंग सर्विस,
या फिर नॉर्मल डेथ हो जाए तब। चिल्ड्रन एंड ऑर्फन पेंशन, चिल्ड्रन के लिए ऑर्फन पेंशन, सो इन सब के लिए मंथली पेंशन मिलेगा। पेंशन पेड विडो फॉर लाइफ टिल सी रीमैरी, जो विडो होंगी उनको पूरे लाइफ टाइम, मतलब जो एम्प्लॉय की विडो है उन्हें पूरे लाइफ टाइम मिलेगा, या फिर जब तक वो दूसरी शादी नहीं कर लेती, या फिर जो बच्चे जब तक वो 25 साल के नहीं हो जाते, मैक्सिमम 2 बच्चों तक को पेंशन का पैसा मिलेगा जब तक वो 25 साल के नहीं हो जाते। ठीक है। पेंशन कैलकुलेशन, अब हम देखते हैं पेंशन को कैसे कैलकुलेट करेंगे और इसी का एक सम भी देखेंगे। सो इसका फॉर्मूला है पेंशनेबल सैलरी इंटू पेंशनेबल सर्विस प्लस 2 डिवाइडेड बाई 70। इस तरीके से पेंशन कैलकुलेट करते हैं, ये फॉर्मूला है। तो चलिए एक सम देखते हैं। सो सम है मिस्टर एक्स जिनका पेंशनेबल सैलरी है 5000 रुपीज़ एंड कंट्रीब्यूटरी सर्विस है 30 साल, मतलब उन्होंने 30 साल तक सर्विस दिया, तो उनका जो भी है वो पेंशन निकालो। ठीक है। सो यहाँ पर फॉर्मूला क्या है, पेंशनेबल सैलरी इंटू पेंशनेबल सर्विस प्लस 2 डिवाइडेड बाई 70। सो यहाँ पर पेंशनेबल सैलरी कितनी है, सम में 5000 रुपीज़, पेंशनेबल सर्विस कितनी है 30 साल तक की। तो अब हम फॉर्मूला जस्ट अप्लाई करेंगे। पेंशनेबल सैलरी में मैंने 5000 लिखा, इंटू पेंशनेबल सर्विस थी 30, तो मैंने यहाँ पे 30 लिखा, प्लस टू किया, इन सब को कवर करके डिवाइडेड बाई 70 किया। ठीक है। सो अब हम इसे कैलकुलेट अगर करें तो क्या होगा, 5000 इंटू 32 डिवाइडेड बाई 70। ठीक है। तो बस इसे अब कैलकुलेट करके जो आएगा वो मंथली पेंशन मिलेगा, आएगा 2285। तो ये मंथली पेंशन मिलेगा। आप इसे कैलकुलेट करके देख लेना। अगर आपको और भी ऐसे सम्स चाहिए तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं, मैं आपको और भी पीएफ की सम्स पे वीडियो बना दूँगी। ठीक है। अभी के लिए समझने के लिए इतना। सो ये था एम्प्लॉयज़ पेंशन स्कीम, इस तरीके से पेंशन दिया जाएगा। इसके पहले हमने देखा था एम्प्लॉयज़ पीएफ स्कीम। ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं। नेक्स्ट है एम्प्लॉयज़ डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस स्कीम 6 सबसेक्शन सी। ठीक है। ये जो 3rd नंबर स्कीम था वो 2nd स्कीम कवर्ड किया हमने, 1st स्कीम कवर्ड किया पीएफ स्कीम, 2nd था ईपीएस, अब 3rd है एम्प्लॉयज़ डिपॉजिट लिंक इंश्योरेंस स्कीम 6C में। सो ये स्कीम एप्लीकेबल है एवरीवेयर, जहाँ पे सीजी बोली है कि वहाँ पे एप्लीकेबल होगा, तो वहाँ पे हर जगह ये एक्ट एप्लीकेबल होगा जहाँ जहाँ पर भी पीएफ का स्कीम एप्लीकेबल है। इसमें भी वेज सीलिंग लिमिट क्या है, कितना वेज मिलेगा, तो वही सेम 15,000, पहले 6,500 था, वो बढ़ के 15,000 हो गया। सो कंट्रीब्यूशन टू इंश्योरेंस फंड, कितना कंट्रीब्यूशन जाएगा इंश्योरेंस फंड में। सो ये कैसे कैलकुलेट होगा, 1% ऑफ बेसिक वेज प्लस डीए डियरनेस अलाउंस, कैश वैल्यू ऑफ फूड कंसेशन, रिटेनिंग अलाउंस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, इन सब को प्लस करके इसका 0.01% जो होगा वो कंट्रीब्यूट किया जाएगा एम्प्लॉयज़ डिपॉजिट लिंक इंश्योरेंस स्कीम में। और ये जो 0.01% है ये कौन पे करेगा, ये एम्प्लॉयर पे करता है, मतलब एम्प्लॉय कुछ भी इसमें नहीं देता है, इस सब कुछ एम्प्लॉयर को देना पड़ेगा इसका पैसा। बाकी सब पैसे में हम क्या देख रहे थे, एम्प्लॉय मिलकर दे रहे थे, लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर सिर्फ एम्प्लॉयर देगा, एम्प्लॉय नहीं देगा। इसका बेनिफिट क्या है, सो डेथ ऑफ एम्प्लॉय, लास्ट 12 मंथ एवरेज बैलेंस इन अकाउंट और मेंबरशिप पीरियड लेस, जब एम्प्लॉय का डेथ हो जाए उस टाइम पे ये पैसा मिलेगा। ठीक है। लास्ट 12 मंथ्स एवरेज बैलेंस इन अकाउंट, या तो जो लास्ट 12 मंथ का एवरेज बैलेंस अकाउंट में है वो, या फिर जो मेंबरशिप पीरियड है उन दोनों में जो लेस है उतना पैसा पर्सन को दिया जाएगा। इफ़ एवरेज बैलेंस एक्सीड 50,000, सपोज़ जो एवरेज बैलेंस आया पिछले पूरे लास्ट 12 मंथ का वो 50,000 से ज़्यादा हो जाता है, तो 50,000 प्लस जो ज़्यादा है उसका 40%, 50,000 तो मिले, 50,000 तो हम कैलकुलेट करेंगे, प्लस 40% ऑफ एक्सेस जो भी आएगा उतना पैसा पर्सन को दिया जाएगा। और लिमिट है 1 लाख, मतलब 1 लाख से ज़्यादा नहीं दिया जाएगा, 1 लाख सेलिंग है, 1 लाख लिमिट है। ठीक है। सो ये था एम्प्लॉयज़ डिपॉजिट लिंक इंश्योरेंस स्कीम 6C में। नेक्स्ट है ट्रांसफ़र ऑफ अकाउंट्स 17A। ट्रांसफ़र ऑफ अकाउंट का मतलब क्या हुआ कि एक इस्टेब्लिशमेंट में पीएफ अकाउंट है, अगर कोई एम्प्लॉय दूसरे इस्टेब्लिशमेंट दूसरे फैक्ट्री में जाना चाहता है तो क्या होगा, सो अमाउंट क्रेडिटेड ट्रांसफ़र टू हिज अकाउंट, उसके दूसरे अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएगा इन न्यू इस्टेब्लिशमेंट, नए इस्टेब्लिशमेंट में जो नया अकाउंट बनेगा वहाँ पे अमाउंट ट्रांसफ़र हो जाएगा। अब सपोज़ नए इस्टेब्लिशमेंट में
पीएफ नहीं है तो वहाँ पर क्या होगा, तो वहाँ पर एम्प्लॉई जो होगा वो एम्प्लॉयर से रिक्वेस्ट करके ट्रांसफ़र करवा सकता है, वरना सारे पैसे विड्रॉल कर सकता है। फिर हम देखते हैं प्रोटेक्शन ऑफ फंड ऑफ एम्प्लॉय। एम्प्लॉय का जो फंड है उसका प्रोटेक्शन कैसे होगा अंडर सेक्शन 10। अमाउंट क्रेडिटेड टू फंड शुड नॉट बी, किसी भी तरीके से नहीं, अटैच्ड बाय डिक्री और ऑर्डर ऑफ कोर्ट एनी डेप्ट और लाइबिलिटी। अगर किसी एम्प्लॉय का कुछ पैसा किसी को पे करना है, उधार है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसे कोई जजमेंट मिल जाए कि तुम अपना पीएफ का पैसा किसी को दे दो, ये नहीं हो सकता। क्लेम्ड बाय एनी लिक्विडेटर और रिसीवर एनी क्लेम। अगर एम्प्लॉय को किसी को पैसा देना है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो उस पैसे में से निकाल कर देगा। चार्ज्ड इन फेवर ऑफ एनी पर्सन, मतलब नॉर्मली वही बात है कि अगर उसके ऊपर कोई चार्ज है या फिर उसने किसी के लिए चार्ज लिया है और उसको पैसा पे करना है एम्प्लॉय को किसी भी तरीके का पैसा पे करना है, तो वो पीएफ का पैसा यूज़ नहीं कर सकता, मतलब पीएफ का पैसा सिर्फ एम्प्लॉय के लिए ही होगा। ठीक है, अब हम देखते हैं विड्रॉल फ्रॉम ईपीएफ अकाउंट। विड्रॉल फ्रॉम ईपीएफ अकाउंट, ईपीएफ अकाउंट से पैसा कैसे निकल सकता है, तो फंड अंदर ईपीएफ अकाउंट विड्रॉल कंप्लीटली इन फुल सेटलमेंट, या तो पूरी तरीके से निकल सकता है कब, जब 58 साल की एज हो जाए, यानी कि सुपर एनुएशन, रिटायरमेंट के टाइम पे, अनएम्प्लॉयमेंट मोर देन 2 मंथ्स, 2 महीने से ज़्यादा अगर अनएम्प्लॉयमेंट है तो निकल सकता है पैसा, डेथ बिफोर रिटायरमेंट, रिटायरमेंट के पहले ही डेथ हो गई तो पैसा सारा ईपीएफ का फंड का निकल सकता है। पार्शियल विड्रॉल, आधा पैसा कब निकल सकता है, एजुकेशन के लिए, मेडिकल ट्रीटमेंट, होम लोन, मैरिज, फैक्ट्री क्लोज्ड अगर हो गई, नेचुरल कैलामिटी, कोई प्राकृतिक आपदा आ गई, एन ईयर बिफोर रिटायरमेंट, रिटायरमेंट के 1 साल पहले तक पार्शियल विड्रॉल हो सकता है। अनएम्प्लॉयमेंट फॉर मोर देन 1 मंथ, 1 मंथ से ज़्यादा अगर अनएम्प्लॉयड है एम्प्लॉय तो उस टाइम पे पार्शियल विड्रॉल भी हो सकता है। नेक्स्ट अब हम कवर करेंगे आज का लास्ट टॉपिक जो कि है पेनल्टी सेक्शन 14। इसको कवर करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपको इस एक्ट या इससे रिलेटेड और भी एक्ट्स या एमसीक्यू के नोट्स चाहिए तो आप हमें ज़रूर से मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप पे। आप व्हाट्सएप पे कैसे मैसेज करेंगे उसकी डिस्क्रिप्शन में आपको सारी लिंक्स मिल जाएंगी। ठीक है, सो पेनल्टी सेक्शन 14 में बताया गया है, हु एवर अवॉइडिंग पेमेंट, किसी भी तरीके का फंड में अगर कोई पेमेंट नहीं जा रहा है या कोई रोक रहा है किसी को पेमेंट करने से, तो उसे 1 साल तक की जेल या फिर 5000 रुपीज़ का फ़ाइन या दोनों लग सकता है। और एम्प्लॉयर अगर किसी भी तरीके का पैसा नहीं देता है, ठीक है, सो एम्प्लॉय का पैसा काट कर भी नहीं दे रहा है, ऐसा कुछ कर रहा है, तो 1 से लेकर 3 साल तक की जेल हो सकती है या फिर 10,000 रुपये तक का जुर्माना या फिर दोनों। और एक्स्ट्रा इंटरेस्ट तो लगेगा ही जितने दिन का पैसा नहीं दिया। सो अभी का रेट 12% है, 12% के रेट से इंटरेस्ट भी लगेगा। ठीक है, तो ये है पेनल्टी। सो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, क्वेश्चन है, इन 1995 एम्प्लॉयज़ पेंशन स्कीम वाज इंट्रोड्यूस्ड विच हैज़ रिप्लेस्ड, कौन से एक्ट को रिप्लेस करके एम्प्लॉयज़ पेंशन स्कीम आया। आपके पास 4 ऑप्शन हैं, तो आप खुद से ऑप्शन देखिए और जो भी इसका आंसर आपको लगता है पूरे एक्ट को पढ़ने के बाद आप वो मुझे कमेंट करिए अगर आपको आंसर आ रहा है तो। अगर आपको आंसर नहीं आ रहा है मतलब आपने वीडियो कॉन्सेंट्रेट होकर नहीं देखा, अगर आपने कॉन्सेंट्रेट होकर वीडियो देखा है तो आपको इसका आंसर ज़रूर आएगा, तो आप ज़रूर हमें कमेंट करके बताइए। सो दोस्तों, पूरी एक्ट हमने कवर कर ली, जो जो इंपॉर्टेंट थी मैंने आपको सारी चीज़ें बताई। आपको पूरा एक्ट कैसा लगा आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताएं। आपको नए एक्ट पे वीडियो चाहिए तो आप मुझे वो भी बताएं, मैं आपको वो वीडियो भी प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगी। वीडियो अगर अच्छी लगी तो एक लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि कोई भी एमसीक्यूज़ या फिर वीडियोस आपसे छूटे ना, जैसे कि अभी हम पीएफ के सम्स वगैरह कवर करेंगे। सो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि कोई भी वीडियोस आपसे मिस ना हो। ओके, और वीडियो के नीचे कमेंट करके आज का क्वेश्चन ज़रूर बताएं। थैंक यू फ्रेंड्स।